अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आजकल एनसीपीएल, एनपीएल, जायको, निशात मिल्स इन सब की बहुत बातें हो रही हैं। स्टॉक काफ़ी चढ़ चुका है और कुछ लोग अभी शशुपंज का शिकार हैं कि हम ये स्टॉक ख़रीदें या ना ख़रीदें। तो मैंने छोटी सी एक वीडियो इस पे रिकॉर्ड की है क्योंकि मैंने इस स्टॉक में पिछले साल इन्वेस्टमेंट की थी, काफ़ी प्रॉफिटेबल भी रहा। तो मैं इस वीडियो के थ्रू दो चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ। एक ये कि वर्किंग कैसे की जाती है, जो लोग अभी थोड़े से कंफ्यूज हैं कि इस प्राइस पे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो किस तरह से एक एजुकेटेड गैस, एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकता है। और सेकंड, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा थॉट प्रोसेस का भी आइडिया होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस और प्रोजेक्शन ऑफ अर्निंग्स किस तरह से की जाती हैं। हाँ, तो एक चीज़ में इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पजेस के लिए आप वीडियो देखें, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें, दैट इज़ योर ओन डिसीजन। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। इसके अंदर हम दो तीन चीज़ें देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये डिस्कस करूँ कि इसमें जो वर्किंग है ये एनसीपीएल की है। बाकी जो कंपनीज़ हैं निशात ग्रुप की, वो मैं इस वजह से वर्किंग नहीं कर रहा क्योंकि ये एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आई डोंट थिंक आपको अभी तक किसी भी वीडियो में किसी भी कंटेंट क्रिएटर ने आपको ये बात बताई होगी। लेकिन एनसीपीएल, अगर आप जैको की वजह से बाइंग कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एनसीपीएल करनी चाहिए, और जो इनके बाकी जो ग्रुप्स हैं एनपीएल, आई थिंक उसमें आपको नहीं करनी चाहिए। हैं वो भी 33% की ही इक्विटी होल्डर। लेकिन द रीज़न इज़ कि अगर आप जैको की वजह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसका मेन मकसद ये है कि आप एडिशनल कंट्रीब्यूशन की वजह से कर रहे हैं कि इन गाड़ियों की सेल की वजह से मज़ीद कितनी कंट्रीब्यूशन होनी है इसके अंदर। तो अगर आप अभी हम आगे जाके देखेंगे तो इसके अंदर जब मार्केट कैप ऐड होता है तो द प्रिंसिपल इज़ कि आप वो कंपनी पिक करें, अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, अब वो कंपनी पिक करें जिसकी मार्केट कैप सबसे कम हो। जब लोअर बेस होती है तो उसके ऊपर जब इजाफी लगेगा ना, इजाफी मार्केट कैप ऐड होगा बिकॉज ऑफ दिस न्यू वेंचर्स, तो आपका प्रॉफिट रेशो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वी विल टॉक अबाउट इट मोर इन अ सेकेंड। तो द रीज़न वाई आई एम सेलेक्टिंग NCPL इंस्टेड ऑफ NPL इज़ के NCPL इज़ अ बेटर चॉइस। अगर आप दोनों कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो NCPL में आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। चलिए, विद दैट आउट ऑफ द वे, लेट्स से कि क्या चल रहा है इसके अंदर। हम मार्केट कैप पे आ जाते हैं सबसे पहले, दैट इज़ आवर स्टार्टिंग पॉइंट। तो NCPL का मार्केट कैप एज ऑफ नाउ एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो 21 बिलियन के करीब है ऑलमोस्ट। इसके नंबर ऑफ़ शेयर्स में अगर हम देखें तो 367 मिलियन है। अब हम यहाँ से नीचे आना शुरू करते हैं और हम कैलकुलेट करते हैं कि NCPL की फेयर प्राइस क्या होनी चाहिए और आया कि इस प्राइस पे आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आने से पहले मैं क्विकली टाइमलाइन पे थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ। इस बिज़नेस को समझने के लिए आपको इसकी टाइमलाइन का देखना पड़ेगा। सबसे पहले इनका था IPP का बिज़नेस, इलेक्ट्रिसिटी, वो आपको पता है कि ख़राब हो गया जब IPP की रिवीजन हुई थी उनकी पूरी पॉलिसी की। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल होना बंद हो गया ना, तो लोग इसको 25 से 30 रुपए के बीच में वैल्यू कर रहे थे बिकॉज ऑफ द रिमेनिंग कैश दैट वाज ऑन देयर बैलेंस शीट। इस कैश को यूज़ करते हुए ये कंपनी डिविडेंड्स पे कर रही थी। ये सब बाद में जाके इम्पोर्टेंट हो जाएगा जब हम मॉडल पे आएंगे। तो हाँ, इस पे वैल्यू कर रहे थे। उसके बाद जब जायको J7 की लॉन्च हुई तो लोगों ने इसको उतना वैल्यू नहीं किया क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं था। मैंने जो अपनी परचेजेस की थी वो इस वक्त की थी। फिर इसकी बुकिंग आई कि 3000 इसकी बुकिंग हो गई, पहले 1000 आई, फिर 2000 आई, फिर 3000 आई। और अब जो है वो जायको J5 लॉन्च के बाद इसमें काफ़ी इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रफली दिखा दूँ जस्ट टू प्रूव कि ये मैंने देखे NCPL के ट्रेडिंग अलर्ट्स में 19 अगस्त से इसकी बाइंग शुरू की थी, 22 अगस्त को की, 27 अगस्त को की, 6 अक्टूबर को की, और फिर एट द एंड ऑफ द डे 7 जनवरी को मैंने इसको सेल आउट कर दिया। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो एक है, ये थोड़ी सी असम्पशन है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने सेल्स टैक्स लिया है 12.5%। ये बनता है 8.5% एज ऑफ नाउ। मैंने 12.5% क्यों लिया है? जस्ट टू कीप दिस सिंपल। ठीक है, मैं इसके अंदर लेयर भी बना सकता था बट वो वीडियो को बहुत सिंपल रखना चाह रहा हूँ। तो 12.5% का मतलब मैं क्यों लिया है, क्योंकि अभी जून के अंदर ये पॉलिसी एक्सपायर हो जाएगी ना, तो HEV जो इनकी गाड़ियाँ हैं J5 वगैरह, इस पर टैक्स बहुत बढ़ जाएगा। उम्मीद ये की जा रही है कि 18 से 25% के बीच में कहीं चला जाएगा। तो
इस वजह से मैंने इसको 12.5% दिया, और इसके अंदर मैंने डीलर मार्जिन नहीं लिया जो कि तकरीबन आधा % बनता है, तो 9% तो वैसे ही हो जाता है। 3% जो है मैंने उसकी गुंजाइश रखी, क्योंकि हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि आगे की जो 12 महीने की कार सेल्स हैं उसके हिसाब से करना चाह रहे हैं, और उसके अंदर फिर ऑब्वियसली आपका सेल्स प्राइस बढ़ चुका होगा। तो आप चाहें तो यहाँ पे 8.5% कर दें। ये मैं एंड में आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस करके दिखा दूँगा। तो अब सेंसिटिविटी एनालिसिस करके हम देख सकते हैं कि इसमें क्या इम्पैक्ट आता है, वो मैं आगे आपको करके दिखा भी दूँगा। लेकिन एज ऑफ नाउ मैंने इसको 12.5% लिया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। एक मैंने इसमें अंदर अजम्पशन ली है नेट प्रॉफिट मार्जिन की, ये 10% के लिए। अब बात है कि 10% क्यों लिया है, तो इसकी कुछ वजूहात हैं। इसके अंदर चूँकि इनकी इंट्रोडक्टिव प्राइसेस हैं, इनकी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल अभी उतनी अच्छी नहीं है, और इनकी जो गाड़ियाँ हैं वो इतनी हाईली प्राइस नहीं है। दिस इज़ अ वेरी सिमिलर कंपनी टू सास्कार जो कि हेवल की गाड़ियाँ बेचते हैं। उनका जो एज ऑफ नाउ TTM का जो पिछले 12 महीनों का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है वो है तकरीबन 14%। उनकी जो PHEV की गाड़ी है वो 1.25 करोड़ से ऊपर है। उनकी जूलियन भी जो है वो ये J5 से महंगी है, तो उनके मार्जिन्स ज़्यादा ही होने थे। तो considering that, considering the amount of cars they sell and considering the economies of scale, क्योंकि वो उनकी फिक्स कॉस्ट अब थोड़ा सा इम्पैक्ट कम होना शुरू हो गया होगा इस वजह से, क्योंकि वो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और कुछ टाइम भी हो गया इनको, तो अब उनके मार्जिन्स 14% हैं। तो 10% इज़ अ वेरी रीजनेबल असम्पशन। आई थिंक आप इसको चेंज कर सकते हैं मॉडल के अंदर, लेकिन मेरे ख्याल से 10% इज़ अ वेरी रीजनेबल असम्पशन। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि फिनकलैब के जो मिस्टर फातिक हैं उन्होंने भी एक वीडियो बनाई है, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड वीडियो। देखें उसको जाके। मेरा थोड़ा सा एनालिसिस करने का तरीका मुख्तलिफ उनसे, तो नीदर ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट, जस्ट अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट और वैल्यूएशन का। तो आप दोनों को देखें, जो आपको समझ में आए आप उसको फॉलो करें, और दोनों को देखने से आपका थोड़ा सा दिमाग खुलेगा और आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस आएंगे। और यहाँ पे मैं ये चीज़ इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ग्रॉस मार्जिन्स को लिया था, फिर सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को लिया था, फिर नेट प्रॉफिट पे आए थे वो। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली नेट प्रॉफिट ऐड किया है, रीजंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। और ग्रोस पे हम जाएंगे भी तो मेरे ख्याल से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस का हमें कोई आइडिया नहीं है, तो उसमें गैस वर्क करने से बेहतर है कि हम नेट प्रॉफिट मार्जिन्स की तरफ जाएँ। चाइनीज़ गाड़ियों पे 10 से 15% का नेट प्रॉफिट होता है। हेवल हमारे पास जीती जागती मिसाल है, और हेवल से थोड़ा सा कम अज्यूम किया हमने बिकॉज ऑफ ऑल द रीजन आई मेंशन्ड कि इंट्रोडक्टरी प्राइसेस चल रही हैं और इनकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल अभी उतनी अच्छी नहीं है, और गाड़ियाँ जो हैं वो खुद भी लोअर प्राइस्ड हैं। बहुत महंगी गाड़ी होती है तो उसमें मार्जिन भी ज़्यादा बच जाता है। तो ये सब चीज़ों के बाद नेट प्रॉफिट 10 लिया, बट अगेन आप इसको डिफरेंट अज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद होल्डिंग कंपनी टैक्स है, वो मैं एंड में जाके बात करता हूँ। अच्छा, अब हमने जायको की एवरेज प्राइस ले ली J7 की, और J5 को भी हमने इंक्लूड कर लिया इसके अंदर। हमने इसमें से ये 12.5% का सेल्स टैक्स माइनस कर दिया, जो मैंने आपको बता दिया कि 12.5% क्यों लिया मैंने। और अगेन आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। इस पर ग्रोस आ गया हमारे पास, ग्रोस प्रॉफिट, और हमने 10% के हिसाब से जो है वो नेट प्रॉफिट पर कार आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब जो है वो सबसे बड़ी असम्पशन हमने ली, वो ये कि ये साल में गाड़ियाँ बेचेंगे कितनी, इसमें महीने में गाड़ियाँ कितनी बेचेंगे। यहाँ पे मैंने ली है 400 की असम्पशन, ठीक है, बट अगेन आप इसको चेंज कर सकते हैं। 400 मेरे ख्याल से एक बुलिश सिनेरियो है एज ऑफ नाउ, क्योंकि इनका नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, अच्छे प्राइस पॉइंट पे भी हैं, लेकिन 400 का मतलब अगर ये दोनों गाड़ियाँ 400 की बेच रहे हैं महीने की, तो ये 800 गाड़ियाँ बेच रहे हैं महीने की, विच इज़ क्वाइट एन इनसेन नंबर। ये वो नंबर है जो आज से 2-3 महीने पहले साजगार बेच रहा था हेवल की, और उनके पास हेवल के बहुत सारे वेरिएंट्स थे। उनके पास PHEV था, उनके पास H6 का HEV था, उनके पास जूलियन था, उनके पास टर्बो थी, उनके पास HEV थी जूलियन की, तो बहुत सारे वेरिएशन थे। वो सब मिलू के 800 बेच रहे थे, अब 1100 पर आए वो। तो इनको हम 800 अज्यूम कर लें एज ऑफ नाउ जस्ट विद दीज 2 मॉडल्स, इट्स अ बुलिश सिनेरियो। बट फॉर द सेक ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट, फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो, लेट्स अज्यूम कि वो 800 गाड़ियाँ पर मंथ बेच देते हैं, और बहुत अच्छा रिस्पांस चल रहा है मार्केट में, हम उसको अज्यूम करके ये अज्यूम कर लेते हैं। तो दैट मीन्स ये 4800 गाड़ियाँ J7 की बेच देते हैं, और 4800 गाड़ियाँ J5 की बेच देते हैं। इससे क्या होता है, इससे J7 का जो एनुअल नेट प्रॉफिट है वो इस 4.4 बिलियन आता है,
और J5 से जो है वो तकरीबन 3 बिलियन के करीब इनका नेट प्रॉफिट ऐड हो जाता है। टोटल करें तो 7.43 बिलियन आ जाता है। अच्छा, इसके अंदर NCPL का शेयर बनता है 2.45 बिलियन। ये जिसको नहीं पता वो ये कि नेक्स्ट जेन ऑटो के अंदर 33% जो है वो NCPL का शेयर है, 33% फिर दूसरी निशात ग्रुप की कंपनीज का। तो 7.5 बिलियन अगर इन गाड़ियों की सेल से पैसा जनरेट होता है तो 33% के हिसाब से रफली 2.5 बिलियन जो है वो NCPL के पास आता है। इसमें से होल्डिंग कंपनी टैक्स हम माइनस कर लेते हैं। ये डिपेंडिंग ऑन दी सर्कमस्टांसेस 0% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, 25% भी हो सकता है। ये वो होता है जब आपके पास दूसरी कंपनी का शेयर डिविडेंड के तौर पे आता है तो आपको उस पर पैसे देने पड़ते हैं। मैंने इसको 15% अज्यूम कर लिया। अगेन आप इस पर सेंसिटिविटी एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको 0 कर दें, यहाँ पे आप इसको 25 कर दें। ये अमाउंट इतनी बड़ी नहीं है कि इससे कोई मेजर इम्पैक्ट आए, ठीक है। तो हम नीचे आ जाते हैं। अच्छा, अब अगर हमने ये डिडक्ट कर लिया एट द रेट ऑफ 15%, तो NCPL के पास टैक्स वगैरह पे करने के बाद जो टोटल एडिशन होती है उनकी बैलेंस शीट पे वो 2 बिलियन की होती है। अच्छा, यहाँ पर वही बात है कि फातिक भाई ने जो है वो DCF को यूज़ किया था। मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी PE मल्टीपल को यूज़ कर लेता हूँ। ऑटो सेक्टर आजकल हमारा 9-10 के करीब चल रहा है। गैल जैसी कंपनी इस वक्त मेरे ख्याल से 6-7 पर है। इंडस जैसी कंपनी जो है वो आई थिंक 10-11 पे है। तो साजगार जो है वो 6-6.5 पर है। तो इन सब के कंपैरिजन में और मेरे ख्याल से, मेरे ज़ाती ख्याल में PE मल्टीपल इज़ अ बेटर वैल्यूएशन मेथड फॉर दिस टाइप ऑफ कंपनी। तो अगर हमने इसको बुलिश सिनेरियो में 10 का मल्टीपल भी दे दिया कि लोग, अच्छा फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल इज़ अ वैल्यूएशन मेथड। इसमें ये देखते हैं कि 1 रुपये की अर्निंग जो कंपनी की है, आप जब परचेज कर रहे हैं तो उसके एवज आप कितने गुना पैसे दे रहे हैं। दिस इज़ PE मल्टीपल इन इट्स वेरी सिंपल फॉर्म। मुझे 1 रुपये परचेज़ करना है, मैं उसके लिए 10 गुना पैसे देने के तैयार हूँ। तो 10 का मल्टीपल का मतलब है कि अगर आप ये जो 2 बिलियन रुपीज़ हैं जो NCPL के पास आए थे, ये 10 का मल्टीपल लगने के बाद 20 बिलियन रुपीज़ हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 21। तो ये जो 21 बिलियन है ये इसका मार्केट कैप बन जाता है। कब बनता है? अगर ये 4,800 J7 बेचती हैं साल में, 4,800 J5 बेचती हैं एक साल में, एट द नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 10%। ये सब कुछ होता है तो 21 बिलियन का मार्केट कैप ऐड हो जाता है, मतलब 21 बिलियन का मार्केट कैप बन जाता है उसके अंदर। अभी जो है वो इनका मार्केट कैप देखें कितना है, हम ऊपर देखा था ऑलमोस्ट 21 बिलियन ऑलरेडी है। तो इनकी अभी जो शेयर प्राइस है, सब रिकॉर्डिंग दिस वीडियो 57 चल रही है। इनकी प्रोजेक्टेड प्राइस 56.76 रुपीज़ बनती है बेस्ड ऑन दिस मॉडल एंड दिस वर्किंग। और क्या अजम्पशन है हमारे पास कि 10% का प्रॉफिट मार्जिन कम से कम ये लोग कमाएंगे और तकरीबन 9,600 गाड़ियाँ बेच देंगे, आधी J7 की, आधी J5 की। ये सब अगर हो जाएगा ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स तो प्रोजेक्टेड शेयर प्राइस एट द मल्टीपल ऑफ 10 तकरीबन 56-57 रुपीज़ बनती है। अब जो प्राइस ऊपर जा रही है मुझे पता आगे जाएगी, अभी अपर कैप्स भी लगेंगे, सब कुछ होगा, क्योंकि लोग थोड़ा सा मोमेंटम को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं यहाँ पे। लेकिन मसला ये है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग बाय तो कर लेते हैं लेकिन उनको फेयर प्राइस का नहीं पता होता और फिर वो प्राइस गिर जाती है और वो हाई प्राइस पे लॉक्ड इन फंस जाता है। तो इसमें बस एक चीज़, अगेन क्योंकि फाइनेंशियल प्राइस नहीं है, सिर्फ एक चीज़ मैं ये मेंशन करूँगा कि एक्सक्यूज़ मी, कि आप कैलकुलेशन करें कि जो चीज़ आप अज्यूम कर रहे हैं कि आगे 12 महीनों में होगी वो कितनी ज़्यादा ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी है। क्योंकि स्टॉक मार्केट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग, वो कैलकुलेट करती हैं कि आगे क्या होगा, कितनी गाड़ियाँ बिकेंगी। एस्टिमेट होता है सबका, गलत होगा सही होगा लेकिन सबका एस्टिमेट होता है। एग्जैक्ट वैल्यू कोई भी नहीं बता सकता क्योंकि गैस वर्क है ना, ये हम कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग, वो कैलकुलेट करती है कि अगले 12 महीने में क्या होगा। लेट्स अज्यूम द ओनली थिंग दैट आई वांट टू से कि अगर या तो इनका नेट प्रॉफिट 10% से कम निकलता है, जो हमें बाद में पता चलेगा जब बुक्स आएंगी, या इनकी गाड़ियों की सेल 9,600 नहीं होती, इससे कम होती, 5,000 होती हैं, 7,000 होती हैं, तो ये प्रोजेक्टेड प्राइस भी कम होना शुरू हो जाएगी। इसके बरक्स अगर ये ज़्यादा गाड़ियाँ बेच देते हैं, हो सकता है J5 के बाद कोई और मॉडल ले आएंगे
जो कि इससे भी ज़्यादा अच्छा चलना शुरू हो जाए, तो फिर ये प्रोजेक्टेड प्राइस भी चेंज हो जाएंगे। आप इस मॉडल को यूज़ करते हुए अपने हिसाब से अजम्पशंस लगा लें। अगर आप मेरी किसी अजम्पशन से डिसएग्री करते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकेंगे कि कितना इसके अंदर अपसाइड बन रही है, अगर बन रही है तो। अच्छा, लास्ट चीज़ मैं मेंशन कर दूं, क्योंकि उसके कुछ क्वेश्चन आएंगे। लोग कहेंगे कि रिमेनिंग कैश वैल्यूएशन आप क्यों नहीं कर रहे, या इनके आईपीपी के बिज़नेस की जो वैल्यूएशन है आप क्यों नहीं कर रहे। इन दोनों बातों का मैं आपको जवाब देता हूँ। आईपीपी का बिज़नेस तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, उससे तो कोई पैसा जनरेट नहीं हो रहा। पिछले साल भी इन्होंने लॉस बुक किया, ₹1 का आई थिंक लॉस था, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। तो आईपीपी के बिज़नेस की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। जब वो पैसा जनरेट करना शुरू करेगा तब उसकी वैल्यू आना शुरू होगी। अब रही बात कैश वैल्यूएशन की, जायको से पहले ये टाइमलाइन मैंने इसीलिए शेयर की थी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है पूरी कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर को समझने के लिए। जायको की लॉन्च से पहले जब इनकी 25 से 27 रुपये की शेयर की वैल्यू चल रही थी, वो सिर्फ इस वजह से थी कि इनका जो कैश पड़ा हुआ था ना उसकी वैल्यू थी। लेकिन जब आप किसी न्यू वेंचर में चले जाते हैं, कैश की वैल्यू इस वजह से थी क्योंकि आपका बिजनेस खत्म हो चुका था और आप अपने कैश से लोगों को डिविडेंड दे रहे थे, तो लोग उसको वैल्यू कर रहे थे। लेकिन जब आप किसी दूसरे वेंचर में चले जाते हैं तो पहली बात ये कैश कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। आपको प्लांट भी चाहिए, आपको मार्केटिंग एक्सपेंस भी करना है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस भी आपका बढ़ेगा, आपको डीलर भी सेटअप करना है। तो एक तो ये कैश कम होना शुरू हो जाता है। सेकंड, जब आपका एक्टिव रनिंग बिजनेस होता है और उस पर आप एक हाई पी मल्टीपल दे देते हैं, फिर आप रिमेनिंग कैश को वैल्यू नहीं करते। आप जब भी देखेंगे मिज़ान बैंक को फॉर एग्जांपल कोई पी पे वैल्यू कर रहा है तो वो देखेगा यार ₹50 की अर्निंग है, 10 का पी मल्टीपल 500 की शेयर प्राइस। वो ये नहीं देखते कि उसके पीछे कैश कितना पड़ा हुआ है, क्योंकि आप ऑलरेडी उन फंडामेंटल्स की बेसिस पे एक हाई पी वैल्यू दे चुके होते हैं। तो दोबारा से कैश को वैल्यू नहीं करिएगा, और आईपीपी का बिजनेस उस वक्त तक वैल्यू नहीं करेगा जब तक वो मीनिंगफुल अमाउंट में पैसा कंसिस्टेंटली जनरेट नहीं करना शुरू करते। आई एम टॉकिंग अबाउट ईपीएस। और उसके अलावा तो बस फिर गाड़ियाँ रह जाती हैं दोनों, उसकी हमने वर्किंग कर ली। कुछ क्वेश्चंस हो तो बिल्कुल कमेंट करें, पूछ लें। और अगेन कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, एजुकेशनल पर्पसेस वीडियो है ये। और थर्ड, ये अजम्पशंस हैं, हर किसी को कोई ना कोई अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं फॉर क्रिएटिंग द मॉडल। आप डिसएग्री कर सकते हैं और अपनी अजम्पशंस इसके अंदर ऐड करके अपने हिसाब से इसकी प्रोजेक्टेड प्राइस और ईपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू ड्रॉप कमेंट और कोशिश करूँगा मैं उसका जवाब दे दूँ। ठीक है, बाय बाय।